जब भी हम वर्ड डेफिसिट यूज करते हैं, दैट नेसेसरली इंप्लाइज व्हेन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सीड्स एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और रेवेन्यू, तभी तो होगा ना घाटा। तो कल हमने किया था चार तरह के डेफिसिट। एक रेवेन्यू अकाउंट में डेफिसिट, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से होती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है व्हिच इज अ करंट अकाउंट। फिर दूसरा डेफिसिट किया था हमने कैपिटल डेफिसिट, तो वो भी बड़ा ऑब्वियस था कि इट इज अ डेफिसिट बट ऑन अ कैपिटल अकाउंट, व्हिच मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। फिर इन दोनों को क्लब करके बन रहा था, इन दोनों को इकट्ठा करके बनता था फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट या टोटल डेफिसिट है, तो डेफिसिट ही है लेकिन टोटल अकाउंट पे है, तो विच मींस रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स कम पड़ गई और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। तो बट इसमें बोरोइंग्स जो है वो नहीं ली जाएंगी। बोरोइंग्स मतलब कैपिटल रिसिप्ट के तीन ही सोर्स थे ना, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ द लोन एंड अदर रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स की बाकी दोनों ले लेनी है हमने, रिकवरी ऑफ द लोन एंड अदर रिसिप्ट्स जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन बोरोइंग्स एक्सक्लूड कर देनी है उसमें से, तो वो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। और व्हेन वी से प्राइमरी डेफिसिट मतलब उस साल का बेसिक घाटा, तो उसको निकालने के लिए टोटल फिस्कल डेफिसिट मतलब पूरे साल का घाटा माइनस द इंटरेस्ट विच आवर कंट्री पेड ऑन द बोरोइंग्स, प्रीवियस बोरोइंग्स, उसका जब हम इंटरेस्ट में डिडक्ट कर देते हैं दैट बिकम्स अवर प्राइमरी डेफिसिट। अब इनके कुछ मतलब भी हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट मीन चालू खाता, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं या क्या मायने हैं? देयर आर मेनी मीनिंग्स टू इट। पहली बात तो ये है कि इट इज अ रेवेन्यू अकाउंट, मीन्स जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है और जो शॉर्ट टर्म पे गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं वो ज्यादा हो जा रहे हैं। यही मतलब हुआ ना रेवेन्यू डेफिसिट का। तो आई जस्ट रीड इट आउट। रेवेन्यू डेफिसिट, चालू खाते वाला घाटा। तो रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द रूटीन एक्सपेंडिचर्स फॉर इट्स फंक्शनिंग। अपना रोजमर्रा का काम काज चलाने पर भी जब गवर्नमेंट असमर्थ हो, असमर्थ मीन्स इनएबिलिटी, इनएबल हो और उसको पैसे कम पड़ जा रहे हैं, वो पहला इंप्लीकेशन है। दूसरा डिससेविंग्स, गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिससेविंग्स, क्योंकि अगर अपना काम काज, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को या अपनी फंक्शन, रूटीन फंक्शनिंग को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पैसे कम पड़ जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कहीं से बोरो ही करेगी ना। तो बोरो करना इज डिससेविंग, क्योंकि सेविंग होता है कि आप इनकम में से कुछ पोर्शन आप यूज कर लो एंड द रेस्ट जो बाकी बच गया वो हो गई सेविंग। एंड डिससेविंग इंप्लाइज व्हेन यू आर बोरोइंग। तो एक इसका एक इंप्लीकेशन ये भी है रेवेन्यू डेफिसिट का। अच्छा, दूसरा, कई बार गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो वो कैपिटल हेड से कुछ कैपिटल से ट्रांसफर कर लेती है, जिसके कारण हमारे जो कंट्री में जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको भी हैम्पर करता है, एडवर्सली मतलब बुरी तरह से हैम्पर करता है। अब इसको हटाने के क्या, इसको रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के क्या मेजर्स हो सकते हैं? देखो ना, जब हम रेवेन्यू डेफिसिट बोल रहे हैं तो उसका मतलब यही हुआ ना कि रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रेवेन्यू अकाउंट पे रिसिप्ट्स कम पड़ गई। तो इसको ठीक करने के दो ही एंगल हो सकते हैं ना, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाओ, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाओ। There can be only two angles या two perspective, दो ही तरीके तो हो सकते हैं इस डेफिसिट को दूर करने के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स अपना गवर्नमेंट जो फंक्शनिंग के ऊपर जो खर्चा कर रही है और उसमें भी जो नॉन प्लान या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उनको कर्टेल कर दे गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी तो खर्चा गवर्नमेंट रोक नहीं सकती ना, देश ही रुक जाएगा, काम ही नहीं करेंगे कितने डिपार्टमेंट्स। लेकिन जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो नॉन प्रायोरिटी वाले एक्सपेंडिचर्स हैं, फंक्शनिंग वाले, रेगुलर वाले, उन एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट घटा दे और रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ा दे। और रेवेन्यू
रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन से होते थे? दो, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो either it can raise revenue receipts by imposing new taxes or raising the tax slabs, और दूसरा तरीका है नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ा लें। तो इस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। फिर कैपिटल डेफिसिट तो कोई इतना इशू नहीं है, वो तो कोई इतना टॉपिक। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मीन्स बजट का डेफिसिट, पूरे बजट का, पूरे साल का और पूरे हर अकाउंट का, रेवेन्यू हो कैपिटल हो, दोनों का क्यूमुलेटिव इकट्ठा डेफिसिट। तो उसका मतलब है व्हेन टोटल रिसिप्ट्स कम पड़ गई और टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। पहले तो इसका इंप्लीकेशंस क्या है? जब फिस्कल डेफिसिट है या बजटरी डेफिसिट है या टोटल डेफिसिट है, दैट इंप्लाइज कि टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है और टोटल रेवेन्यू कम पड़ जा रहा है। ठीक, अब इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या मायने हैं? पहला तो ये है डेट ट्रैप। जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो रेवेन्यू कम पड़ जा रहा है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है बोरो करती है, उधार लेती है। उधार लेती है, मैं बताता हूँ आपको कैसे इसमें लिखा है। देखो, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स विच क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है सरकार को। सो इंटरेस्ट, एक तो देखो ना, इसके दो एंगल है, क्या बोलना चाह रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल हो गया, माइनस, या समझाने के लिए आप ग्रेटर देन लिख सकते हो, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। कैपिटल रिसिप्ट्स में तीन होते हैं, इसमें तीन होते हैं ना, रिकवरी ऑफ द लोन, बोरोइंग, अदर रिसिप्ट्स। तो इसमें बाकी दोनों ले लेने हैं, बोरोइंग एक्सक्लूड कर देंगे, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब डेट ट्रैप कैसे? अगर बजट में घाटा है तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट विल बोरो, और उधार लेने पर वो हमारे ऊपर लोन हो गया, वो तो वी हैव टू रीपे, और रीपे भी करना है और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, और इंटरेस्ट पेमेंट होती है रेवेन्यू अकाउंट में, चालू खाते से, तो हमारा तो लायबिलिटी और डबल हो गई, तो जिसके कारण देश एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो पहला इंप्लीकेशन इसका ये है। दूसरा, फॉरेन डिपेंडेंस, कि हम डेफिसिट को, जो भी घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए विदेशों से भी बोरो करते हैं, और व्हेन वी बोरो फ्रॉम द अदर कंट्रीज, सो दैट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग अवर इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। देखो, लाइव एग्जांपल है चाइना का आपके सामने। चाइना पहले कंट्रीज को लोन देता है, क्या अपना घाटा दूर कर लो, डेवलपमेंटल काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लोन देता है, और लोन पे जब इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होकर जब वो थोड़ा कंट्री थोड़ा फील करने लगता है, देन दे कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, और फिर वो उनके पोर्ट्स, उनकी एग्रीकल्चरल लैंड, फिर उनके माइंस, उनके रिवर्स, इस तरह के रिसोर्सेज को वो यूज़ करता है। और ये बहुत बड़ा खेल होता है बेटा। हम लोग या आप लोग, हम जो पढ़ते हैं हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे मैंने बड़ी आसानी से कह दिया नदियाँ, रिवर्स। अब आप बोलोगे नदी कौन सा रिसोर्स है? नदी कितना बड़ा रिसोर्स है। रिवर सबसे पहले लाइफ सस्टेन करने के लिए वाटर चाहिए, वो तो चलो एक बड़ा इतना कॉमन है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद इरिगेशन, मतलब एक बीज, एक सीड डालने से वो 1000 ग्रेन्स देता है, मतलब मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, और उसमें वाटर तो ही तो कंज्यूम होता है, वाटर कंजम्पशन से ही तो वो प्लांट फैलता है, तो उसमें है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कितने रिसोर्स हैं, मतलब एक डैम बना दिया आपने मान लो 50 करोड़ का, और उससे जो बिजली बेच जाती है वो 50 करोड़ का एक साल में पूरा हो जाता है।
और जबकि डैम की लाइफ होती है 50 साल 100 साल, तो सोचो कितना रेवेन्यू रेज करता है वो। तो ये फॉरेन डिपेंडेंस में ये एक डीमेरिट है कि जब फिस्कल डेफिसिट हो जाए एंड वी एक्सटर्नली बोरो मनी टू फाइनेंस आवर डेफिसिट, सो आवर फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीजेस, हमारी विदेशों पर जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है। और जब ज़्यादा निर्भरता बढ़ जाती है, बड़े एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल या फर्जी चीज़ नहीं है, पूरे ग्लोब फैला हुआ है, पूरा अफ्रीका इससे जूझ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से जूझ रहा है, पेरू और चिली जैसे कंट्री से जूझ रहे हैं, तो ये तो सब हो ही रहा है। वेनेजुला जूझ रहा है, वेनेजुला में एक कप कॉफ़ी 1 मिलियन उसकी अपनी करेंसी की है, 1 मिलियन की एक कॉफ़ी है, 10 लाख रुपए की एक कॉफ़ी कप, मतलब करेंसी इतनी कोलैप्स होकर इतनी डेप्रिशिएट हो गई है। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स ही तो है, नहीं तो वेनेजुला के पास 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं ऑयल के, 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं ऑयल के, सऊदी ईरान के बाद वेनेजुला के पास, लेकिन वो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, जैसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप पढ़ लो, गूगल पे सर्च करो, इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ो, आप कोई भी CNN या IBC का गूगल पे लिंक यूट्यूब में निकाल के उसको वेनेजुला टाइप करो, आपको पूरा पता लग जाएगा क्या खेल हो रहा है वहाँ पे। एक तरफ अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक तरफ चाइना, जबकि उससे 4000 किलोमीटर दूर है, पूरा पैसिफिक उसको क्रॉस करके आना पड़ता है, और अमेरिका का तो सीधा सीधा वेनेजुला के साथ इम्पैक्ट है। वहाँ पे 2 पार्टी हैं, एक को चाइना से क्यों, क्योंकि उसने लोन दिया हुआ उनको, वही हम पढ़ रहे हैं, फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन कंट्रीज ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर फॉरेन पॉलिसी एंड द डोमेस्टिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ये इसका दूसरा इम्प्लीकेशन। तीसरा, इन्फ्लेशन। आपने कभी किसी ने सोचा, मैं देता हूँ आपको सोचने के लिए थॉट, आप कभी अगर अपने मम्मा पापा या दादू दादी के साथ या नाना नानी के साथ बैठ के अगर कभी बातें करते हैं या वो आपको बताते हैं, तो एक बड़ा कॉमन सी बात वो करते होंगे, बेटा बहुत महंगाई हो गई, हमारे टाइम पे तो 100 रुपये में 1 किलो घी आ जाता था। तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि कितने साल हो गए हमको, 73 ईयर्स हो गए हमारे को आज़ाद हुए, और हर साल बजट आता है। और बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, अभी भी हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अभी भी हम डेवलप्ड या अंडर उसमें नहीं आए, हम 3rd वर्ल्ड ही काउंट होते हैं, चाहे हमारी GDP 7 पहुँचे, 8 पहुँचे, पर कैपिटा इनकम चाहे 90,000 पहुँच जाए, लेकिन हम अभी भी वो उसी कैटेगरी में हैं, बीच वाली कैटेगरी में। तो इन्फ्लेशन कैसे होता है? जब भी डेफिसिट होता है, घाटा हो गया, मान लो घाटा आ गया 30,000 करोड़ का, अब 30,000 करोड़ के डेफिसिट को फाइनेंस करने के तरीके होते हैं, या तो आप इंटरनली बोरो कर लो या आप एक्सटर्नली बोरो कर लो, और यू कैन प्रिंट मोर करेंसीज, आप करेंसी प्रिंट करके, मोर करेंसी प्रिंट करके और डेफिसिट को फाइनेंस कर लो। तो व्हेन वी चूज द थर्ड वे, बोरोइंग तो हमने ऊपर डिस्कस कर लेना, हमने बोरोइंग के तो 2 पॉइंट हो गए, डेट ट्रैप और फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है, ये तो बोरोइंग का ही हम इम्प्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अब तीसरा जो होता है डेफिसिट को फाइनेंस करने का तरीका, दैट इज बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी। अब व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आवर केस और सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री print more of their currencies, as volume of currency increases, the amount of gold which is backing that currency, वो उसकी वैल्यू, पैरिटी वैल्यू कम हो जाती है और करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो पिछले 73 ईयर्स में जितनी बार भी डेफिसिट आया बजट में, हमारा तो सरप्लस बजट आता ही नहीं है। मैंने आपको कल भी बता रहा था, तभी हमारे में क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट बजट इज गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ऑफ कोर्स इट इज गुड, बिकॉज इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग डेवलप्ड, कैपिटल फॉर्मेशन बीइंग डन, तो इसका इंडिकेटर होता है। लेकिन एज द करेंसी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये तो मनी में भी पढ़ाया आपको मैंने, कि एज द वॉल्यूम ऑफ करेंसी इंक्रीजेस, करेंसी गेट्स डीवैल्यूएटेड। जितनी ज्यादा करेंसी का वॉल्यूम होगा, उसको जो सपोर्ट कर रहा है, मतलब उस करेंसी को जो बैक कर रहा है गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड, वो उतना ही है, लेकिन उसका अगेंस्ट हम नंबर ऑफ नोट्स अगर बढ़ाते जाएं तो करेंसी गेट डिप्रिशिएटेड, एंड व्हेन करेंसी गेट्स डिप्रिशिएटेड दैट सिंपली मींस इन्फ्लेशन। जैसे 100 रुपये का इतना सामान आता था, अब 100 रुपये में इतना सामान आ रहा है, तो आम लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि सामान महंगा हो गया, कि इन्फ्लेशन हो गई थी। असल में तो परचेजिंग पावर घट गई रुपए की, जो रुपए में खरीद पाने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वो घट गई। तो करेंसी डीवैल्यूएशन एंड इन्फ्लेशन
हाँ, तो सेम थिंग, वो एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये थर्ड है। और चौथा तो बड़ा कॉमन सा है कि डेफिसिट बजट क्रिएट्स अ बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो ये है आपका फिस्कल डेफिसिट वगैरह के मीनिंग। अब देखो इसमें क्वेश्चंस भी हैं, मैंने हालांकि ढूंढे, एक दो ही मिले। अब इसमें एक क्वेश्चन मेरे नज़र में चढ़ा, वो आपको क्योंकि टॉपिक में मैंने समझाना है। चलो मैं आपको देता हूँ, आप लिखो, जस्ट राइट इट डाउन, ताकि आपको तभी समझ में आएगा। ऐसे आप सुनोगे फिर शायद चांसेस हैं कि भूल जाओगे। लिखो, कैपिटल रिसिप्ट $68 बिलियन, मतलब बिलियन यूनिट्स रहने दो, सीधा फिगर ही लिखो। कैपिटल रिसिप्ट 68, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 160, इंटरेस्ट पेमेंट्स 20, बोरोइंग्स 32, टैक्स रेवेन्यू 50 एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू 10। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, ना ही अपना करना चाहता हूं। मैं आपको एक तो बता ही देता हूं एक। अब इसने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। अभी बिठाया मैंने। फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए तो आपको रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट भी चाहिए, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चाहिए, तभी तो निकलेगा आपका। चारों चीजें चाहिए। अभी तो बिठाया मैंने, था ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो इसमें तो हमें सब चारों चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दिया ही नहीं है और ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है। मतलब रिसिप्ट्स का डाटा दिया है लेकिन एक्सपेंडिचर का डाटा नहीं दिया। तो ऐसे केस में स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन में, हालांकि 3 ही क्वेश्चन मिले मुझे, लेकिन मैं तीनों बता देता हूं आपको। अब ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है क्योंकि इस क्वेश्चन में रिसिप्ट्स का डाटा तो दिया है। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दोनों सोर्स दिए हैं, टैक्स रेवेन्यू भी दिया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया है। 50 और 10 60 हो गया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई 60, फिर कैपिटल रिसिप्ट 68 गिवन है, तो 60 एंड 68 हो गया 128 हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स 128, ठीक। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है उसमें सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डाटा ही नहीं दिया है। तो ऐसे केसेस में, और पूछा क्या है फिस्कल डेफिसिट। याद रखना, हमेशा के लिए याद रख लो, जैसे हम पढ़ते ना, सेविंग्स आर ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स, वैसे ही फिस्कल डेफिसिट is equal to the borrowing requirements of the country. Fiscal deficit is equal to जितना borrowing करने की जरूरत है उस देश को, borrowings of the country, या borrowing की जो requirement है। तो इस केस में borrowings की वैल्यू दी है 32 बिलियन डॉलर्स। जब हमें बता दिया उसने कि 32 बिलियंस की हमको बोरोइंग का डाटा है, तो अभी आपको समझा रहा था मैं बोरोइंग्स का खेल, कि जितना डेफिसिट होता है हम बोरो करके ही पूरा करते हैं, चाहे वो इंटरनली करें चाहे एक्सटर्नली। थर्ड केस होता है कि हम करेंसी प्रिंट करते हैं। तो इसने हमें बोरोइंग का डाटा दिया ना 32, तो आपका स्ट्रेट आंसर हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 32। ये याद रखना, इसको पढ़ना। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जब आपको डाटा पूरा दिया होगा तब तो आपको कैलकुलेट ही करना है, पर उस केस में बोरोइंग का फॉर्मूले में क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स देता हूं मैं, पर ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए। और आप अगर स्मार्ट हो तो इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लो, इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, द डाटा इज इनकम्प्लीट, देयरफॉर फिस्कल डेफिसिट विल बी इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री और इक्वल टू द बोरोइंग्स। इस तरह का क्वेश्चन जब डाटा पूरा नहीं दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, मैंने ढूंढ के रखा था, जिसमें दिया हुआ है। लिखो, अब इस क्वेश्चन नीचे लिख लो बेटा। आज आपको समझ में आ रहा है ये मैं भी जानता हूँ,
लेकिन 2 महीने के बाद तुम फिर मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन के नीचे फुट नोट डाल के लिखा होगा ना, तो आप तुरंत देख के समझोगे अच्छा ये वो वाला था जिसमें डाटा पूरा ना दिया हो तो बोरोइंग्स के बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट। इसलिए लिख लो उसको एक लाइन नीचे। अब निकालो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें सारा डाटा दिया है, तब भी थोड़ी सी बुद्धि यूज कर लेना। शैल आई गिव, और आगे आप लिख ही रहे हो, लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स 2037, आगे यूनिट्स लिख लो करोड़ में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स 2037, कैपिटल रिसिप्ट्स 1324, 1324, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2811, recoveries of loans and other receipts recoveries of loans and other receipts 240, capital expenditure 550, interest payments 1020, और लास्ट है borrowings and other liabilities 1084। देखना 7 एंट्रियां हुई, ये मैं को मिस तो नहीं कर गया कोई। आर्यन बोलना, आर्यन शुरू से बोल, ठीक। तू हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप तीनों डेफिसिट निकाल दो, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, तीनों निकाल दो। निकालो इन तीनों को। हाँ मतलब ठीक है। ज़रा सीधा फिजिकली बोल देते हो तुम तो यार, फिजिकल थोड़ी यार, फिजिकल है वो। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को निकालने में नहीं पुत्र, मैं कर गया मिस्टेक है। हाँ
हाँ 64। अरे आसानी तो है, तो टाइम क्या लगा रहे हो, आसानी तो है, सीधा सीधा डाटा दिया हुआ है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एट 2037, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट 2811। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखो ना, रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा 2811 माइनस 2037 और ये आ गया हमारा 774। ठीक, तो ये आ गया हमारा। फिर फिस्कल के लिए रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर 2811 जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है 550, तो ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स है हमारी 2037 और कैपिटल रिसिप्ट्स में देखो इन्होंने कैपिटल रिसिप्ट्स दिए 1324, लेकिन हमने बोरोइंग एक्सक्लूड करनी थी उसमें से, तो 1324 में से 1084 बोरोइंग्स माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 240। ठीक है, ये हो गया हमारा, टोटल बनेगा 3361 माइनस 2277 और ये आ जाएगा 1084। ये आ गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। अभी प्राइमरी डेफिसिट तो सिंपल ही है, 1084 मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं 1020, ये आ जाएगा 64। ये देखो 1084 माइनस 1020 इज इक्वल टू 64 प्राइमरी डेफिसिट। तो ये इस तरह से निकलेगा। अब इसमें अगर आप कभी ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने अभी देखा, तो हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना कि कैपिटल रिसिप्ट्स इज इक्वल टू रिकवरी ऑफ द लोन, बोरोइंग एंड अदर रिसिप्ट्स, तो आप ऊपर तो दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट्स 1324 एंट्री दी है, लेकिन अगर आप नीचे आके देखो रिकवरी ऑफ द लोन एंड अदर रिसिप्ट्स 240 और बोरोइंग्स होगी 1084, इन दोनों को भी जोड़ो तो 1324 ही बन रहा है, बट हमने इसमें से बोरोइंग्स नहीं लेनी थी, तो बोरोइंग निकाल दी तो 240 आ गया। तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये आ गया हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, बट इसमें से माइनस कर दिया हमने बोरोइंग। वही है बेटा जो हमने थ्योरी में पढ़ा, वही कंसेप्ट में उसके इंप्लीकेशन भी आपको वही समझाया मैंने। आगे न्यूमेरिकल्स में भी वैसे ही चलेगा, हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स हैं ही 2-3 हैं। लिखो, एक और लिख लो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 2000। अब ये निकाल देना मेरे को, थोड़ा मेरे को तसल्ली हो जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2700, कैपिटल रिसिप्ट्स 1300, कैपिटल एक्सपेंडिचर 600, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर 600,
Recovery of loans and disinvestment 200. Borrowings and other liabilities 1100. और इंटरेस्ट पेमेंट 800. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सारी एंट्रीज भी सेम है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है. निकालो तीनों डेफिसिट, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी. ये तो जुबानी निकल जाता है. एक मिनट सच छेड़िएगा, एक मिनट सच छेड़िएगा. जुबानी निकल गया. हाँ 700 ठीक है, 1100 ठीक है. फिर फिस्कल, चपेट मारनी तेरे को. फिस्कल, वो फिस्कल है कि स्पेलिंग मत मतलब मिस्टेक करना. FISCAL है वो, फिजिकल मत बोल उसको. फिस्कल, फिस्कल वर्ड, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और तुम्हें वर्ड से नहीं पता, ठीक बोल रहा है. और लास्ट आओ, तो अमन ही क्यों निकाल रहे, बाकी क्यों नहीं निकाल रहे हो? हाँ ठीक है निशा आगे बोल. बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ठीक बोल रहे बच्चे. हाँ परफेक्ट, शाबाश.